हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ पारावाल और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीसीआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं जिसकी फ़ी है 699, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उसके साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उन वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। और जो ई बुक है उसमें सीसीआई का कंप्लीट सिलेबस बेस्ट मटेरियल के साथ कंपाइल किया गया है। इसके एडिशन में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का पार्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस एडिशनल पार्ट में वो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप इसके साथ एफसीआई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी एफसीआई की 999 ई बुक परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 700 पेजेस के अंदर पूरा एफसीआई का सिलेबस कवर किया गया है, वो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे और उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर भी उसी के अंदर कंपाइल किए गए हैं। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन। टाइम स्पैन की बात करें तो शॉर्ट पीरियड मार्केट ये भी है, पीरियोडिक मार्केट ये भी है। अब बात करते हैं सेक्युलर मार्केट की। सेक्युलर मार्केट से हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि ये टाइम स्पैन के बेसिस पे है या नहीं है, पर जो सेक्युलर मार्केट होती है, सेक्युलर मार्केट ये होती है परमानेंट मार्केट। ये होती है परमानेंट मार्केट। तो परमानेंट मार्केट भी टाइम स्पैन के बेसिस पे मार्केट का एक टाइप है। उसके बाद है मार्केट विच लोकेटेड जनरली एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नियर रेलवे स्टेशन। तो अगर हम बात करते हैं लोकेशन के बेस पे, तो जो मार्केट होती है वो होती प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। उसके बाद है जो प्राइमरी मार्केट है वो होती है नियर द प्रोडक्शन सेंटर और टाउन में, ये होती है प्राइमरी मार्केट। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, सेकेंडरी मार्केट होती है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे कोई बड़ी मंडी हो या मार्केट हो या फिर नियर रेलवे स्टेशन। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं तो जो दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक मार्केट है जिसमें होलसेल का पूरा फ्रूट्स, वेजिटेबल और क्लोथ से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड मार्केट है। तो वो एक एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेकेंडरी होलसेल मार्केट का। ड्यूरेशन पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन मार्केट, अगर ऑप्शन को देखें तो फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, फ्यू आवर्स टू अ डे और नन। अगर किसी ने इस पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो सबसे पहले इसी चीज़ को हटा देगा कि फ्यू आवर्स टू अ डे। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की मार्केट हो ही नहीं सकती, जबकि आंसर यही है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन मार्केट होती है वो फ्यू आवर्स टू अ डे ड्यूरेशन की होती है। उसके बाद हम बात करें द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड मार्केट। जो शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है उनके अंदर कमोडिटीज़ का प्राइस किसके बेस पे डिनोट किया जाता है या फिर किसके बेस पे सेलेक्ट किया जाता है, तो वो होता है डिमांड। सिर्फ डिमांड, सप्लाई का इसमें कोई रोल नहीं होगा शॉर्ट ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मार्केट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वो है मार्केटस। मार्केटस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और ये मार्केट के लिए यूज़ किया गया था। ब्लैंक मार्केट्स आर लोकेटेड इन टाउन, मैंने आपको बताया था टाउन में कौन सी होती है, प्राइमरी मार्केट। उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज एग्जिस्ट इन,
देखिए, एक होता है कमोडिटी एक्सचेंज और एक होता है कैपिटल एक्सचेंज। तो कमोडिटी एक्सचेंज वो होती है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, और कैपिटल एक्सचेंज होती है कैपिटल मार्केट्स के अंदर। अब बोला गया है मार्केट्स आर परमानेंट इन नेचर। ये भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो सेक्युलर मार्केट होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट जिसके अंदर बायर्स और सेलर, जिसके अंदर जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या होगा, सिर्फ एक ही सेलर होगा। और ओलिगोपोली है, मतलब मोर देन 2 होंगे पर ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल हैं, तो बोथ। उसके बाद है इन डियोपसोनी मार्केट देयर विल बी। जो पोली वर्ड है ये होता है सेलर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पसोनी वर्ड है ये यूज़ किया जाता है बायर्स के लिए। तो डियो मतलब 2 और सोनी मतलब बायर्स, तो आंसर होगा जिसके अंदर 2 बायर्स हों। उसके बाद है द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन। अब हमने शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर ली थी, शॉर्ट पीरियड की। अब है लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर कमोडिटी का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो होता लॉन्ग पीरियड में डिमांड और सप्लाई, रियल टाइम में जिसके ऊपर डिपेंड करता है वहीं लॉन्ग पीरियड मार्केट में भी वही केस लगता है। विच टाइप ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन सेक्युलर मार्केट। देखिए, सेक्युलर मार्केट कौन सी होती है, जो कि परमानेंट मार्केट होती है। जो परमानेंट मार्केट होती है वही होती है सेक्युलर मार्केट। अब देखिए, परमानेंट मार्केट्स में फ्रूट वेजीज तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है कि एक ही तरह के फ्रूट पूरे हमेशा के लिए उसमें मंडी में नहीं रह सकते, मार्केट में नहीं रह सकते। ग्रेन्स और ऑयल सीड की भी नहीं हो सकती, तो वो होती है मशीनरी जो परमानेंट मार्केट्स में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर एक तरह से हम बात करें तो एक मार्केट किस टाइप से वर्क कर रही है, उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो कैसा फंक्शन है, वो सब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल के उसके अंदर जो डिफरेंट फार्म्स है जो कि अलग अलग कमोडिटी सेल कर रही है या फिर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके अंदर इंटीग्रेशन कैसा है, क्या वो अपने कॉम्पिटिटर को फाइट करने के लिए एक साथ मिली हुई है, नहीं मिली हुई है। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी है, या फिर एक ही कमोडिटी के अलग अलग प्रोडक्ट है या नहीं है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर, ये भी वही सेम बात है कि उनका फंक्शन कैसा है, रेगुलेशन कैसा है। तो आंसर है नन। इनमें इन ऑप्शन में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट ना हो। उसके बाद है कन्वर्टिंग ग्राउंड नट्स इनटू ऑयल। देखिए, अब हमने ग्राउंड नट को पहले उसके शेल को रिमूव किया और फिर उसको क्रश किया और फिर उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये प्रोसेस हुआ है, तो इससे उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो ये उसका आंसर होगा फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फंक्शन इन मार्केटिंग क्रिएट्स। अब देखिए, जम्मू में एप्पल है, अब वो आया है हरियाणा में, ट्रांसपोर्ट हुआ है। अब यही ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी क्या होगी, प्लेस यूटिलिटी, प्लेस चेंज हुआ है। उसके बाद है स्टोरिंग मिल्क क्रिएट्स। अब देखिए, मिल्क को स्टोर किया गया है, अब कहेंगे कि मिल्क को कितना टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला जाता है, नहीं, पर अब मिल्क को 1 मंथ तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक टेट्रा पैक आता है, टेट्रा पैक, वो ट्रिपल लेयर कवरिंग होती है और उसमें वो कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं और वो उसे 1 मंथ तक उसको बचा के रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है स्टोरिंग करके रखा तो टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ABC कोई कंपनी है, कोई भी ABC बाइंग पोटैटोज फॉर XYZ ट्रेडर्स रिजल्ट्स इन। ठीक है, क्या है कि एक ABC कंपनी है, उसने पोटैटो खरीदे
फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो इससे क्या हुआ, प्लेस यूटिलिटी नहीं, फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं हुआ, टाइम यूटिलिटी, टाइम में भी कुछ नहीं। तो पोजेशन यूटिलिटी मतलब अब क्या हुआ कि वो जो उसका ओनर है वो चेंज हो गया, तो इसका एग्जांपल है पोजेशन यूटिलिटी। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, जो कि एमसीक्यू तो नहीं है, पर क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में ऐसी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। इन परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट की बात करें तो कमोडिटी प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिफर ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द मार्केट। बिल्कुल, अगर परफेक्ट मार्केट होगी तो उसके अंदर जो एक कमोडिटी का प्राइस होगा वो दूसरी मार्केट से उतना ही अलग होगा जितना कि उसके ट्रांसपोर्ट में चार्ज लगेगा, ठीक है, इसलिए उसको परफेक्ट मार्केट बोल रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, नहीं, वो ओलिगोपोली मार्केट नहीं। रॉ मटेरियल आर सोल्ड इन कैपिटल मार्केट, नहीं। देखिए कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, मतलब मनी, ठीक है, ठीक है। और रॉ मटेरियल तो अपनी कमोडिटी आ गई, ठीक है, तो ये कमोडिटी मार्केट होता तो ही ठीक होता, ये गलत हो गया। उसके बाद है रिटेल मार्केट्स आर लोकेटेड इन द कंज्यूमिंग मार्केट्स, यस, रिटेल मार्केट, रिटेलर शॉप होती है, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है कंज्यूमर के लिए कि वहाँ से वो परचेज करेगा और कंज्यूम करेगा, तो बिल्कुल कंज्यूमिंग मार्केट है। ट्रेडर फ्रेम द रूल्स ऑफ द फॉर द कंडक्ट्स ऑफ द बिजनेस इन रेगुलेटेड मार्केट। देखिए ट्रेडर कभी भी, अगर कोई परफेक्ट मार्केट होगी या रेगुलेटेड मार्केट होगी, उसके अंदर ट्रेडर कभी भी रूल नहीं बना सकता, ट्रेडर नहीं बनाएगा, वो या तो मार्केट एजेंसी बनाएगी, मार्केट एजेंसी बनाएगी, ठीक है, या फिर जो रूल रेगुलेशन, जैसे अभी एपीएमसी है, एपीएमसी तो पता नहीं हटने वाली है क्या है, ठीक है, एपीएमसी है, तो ये रूल रेगुलेशन ये तय करेगी कि उसका प्राइस क्या होगा और उससे रिलेटेड क्या क्या रूल होंगे, तो वो ये तय करेगी, ना कि कोई ट्रेडर तय करेगा। मार्केटिंग मार्जिन्स आर यूजुअली हाई इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग मार्जिन हाई नहीं होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद नंबर एंड साइज ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट इज अ मेजर ऑफ मार्केट कंडक्ट, नहीं, इससे तो कुछ नंबर एंड साइज ऑफ द फर्म, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इससे हम मार्केट कंडक्ट का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने लग गए हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखिए। नॉलेज ऑफ मार्केटेबल सरप्लस हेल्प्स द, अब देखिए अगर किसी को मार्केटेबल सरप्लस, अब देखिए एक होता है मार्केटिंग सरप्लस और एक होता है मार्केटेबल सरप्लस। तो जो मार्केटिंग सरप्लस होता है मतलब जो फार्मर है वो मान लो अपना मार्केटिंग सरप्लस, उसको अपने घर पे 30% यूज़ होने के बाद 70% उसने मार्केट के लिए छोड़ दिया, वो हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस। और जो मार्केटिंग सरप्लस है वो हो जाएगा फाइनल उसने क्या किया, फाइनल उसने कितना सेल किया, वो हो जाएगा मार्केटिंग सरप्लस या फिर मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। मार्केटेबल मतलब वो कितना कर सकता है, ठीक है। मार्केटेबल सरप्लस हेल्प्स था, अगर मार्केटेबल सरप्लस की नॉलेज होगी तो बोथ फार्मिंग पॉपुलेशन और नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन दोनों को ही उससे फ़ायदा होगा। एजेंसीज हैं वो उसके हिसाब से पहले अपनी मार्केट को तैयार कर लेंगे, अगर फार्मर को पहले पता होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना कितना जो कमोडिटी है वो मार्केट में लेके जाना है वो सब तय कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन दोनों को ही फ़ायदा होगा, नॉन फार्म पॉपुलेशन को भी और फार्म पॉपुलेशन को भी। मार्केटेबल सरप्लस विल बी मोर इन केस ऑफ, अब देखिए मार्केटेबल मतलब मार्केट में ले जाने के लिए किस कमोडिटी के लिए ज़्यादा होगा मार्केटेबल सरप्लस, मतलब ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसके केस में हम उसको कम बचाएंगे अपने पास और ज़्यादा लेके जाएंगे मार्केट में। तो क्या वो राइस है,
राइस तो जैसे हम लोग तो नहीं, पर साउथ इंडियन लोग तो यूज़ करते हैं, तो नहीं होगा। जवार है, जवार को हम अपने गाय भैंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कॉटन है, देखिए कॉटन हम घर पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राम है, हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। कॉटन के केस में मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है मार्केटेबल सरप्लस विल बी लेस इन केस हो। अब इसका उल्टा बताओ कि किस केस में। देखिए इधर से देखते हैं, टोमेटो घर पे यूज़ कर सकते हैं, पर पूरा अगर हमने लगाया है तो सारा थोड़ी पेरिशेबल है, वो तो मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। शुगर केन भी हम घर पे कितना यूज़ करेंगे, बाहर बेचना पड़ेगा। कॉटन भी पूरा ही बाहर बेचना पड़ेगा। राइस ऐसा है जिसको हम अपने कंजप्शन के लिए घर पे ज़्यादा रखेंगे। ऑल द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मार्केटेबल सरप्लस एक्सेप्ट। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मार्केटेबल सरप्लस के लिए नेगेटिव रिलेशनशिप रखता है। इधर से देखते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सरप्लस ज़्यादा होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। साइज ऑफ होल्डिंग, अगर हमारे पास लैंड ज़्यादा है तो मार्केटेबल तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उससे मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। पर अगर फैमिली साइज़ बड़ा है, फैमिली साइज़ बड़ा है तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइज़ बड़ा तो मार्केटेबल सरप्लस कम हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कमोडिटी प्राइस एंड मार्केटेबल सरप्लस वुड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ, ठीक है। कमोडिटी प्राइस और मार्केटेड सरप्लस में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कम सेल करेंगे मार्केट में, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्या वो राइस होगा, क्या वो कॉटन होगा, क्या वो शुगर केन होगा? देखिए शुगर केन हमने पूरा ही डालना है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जूट हमने पूरा ही डालना है मार्केट के अंदर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉटन हमने पूरा ही डालना है, तो वो आंसर होगा राइस। राइस ऐसा होगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने लिए रखना ही रखना है। उसके बाद है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। अब देखिए होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। तो प्राइमरी में देखिए मैंने कैसे याद रख रखा है, मैंने याद रख रखा है जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एक बिल्कुल मिड पॉइंट होगा और बिल्कुल एंड पॉइंट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, पहले ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, देखो हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट करते हैं और मिड में क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, और मिड में हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग। मतलब बिल्कुल मिड है प्रोसेसिंग, बिल्कुल स्टार्ट है प्रोक्योरमेंट। पहले उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या है, सबसे एंड प्रोडक्ट बिल्कुल वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन चीज़ें आ जाती है प्राइमरी के अंदर। जब हम बात करें सेकेंडरी की, ठीक है, अब जितना भी फिजिकल वर्क बचा ना वो सारा सेकेंडरी में आ जाएगा, चाहे वो ग्रेडिंग हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेडिंग हो, चाहे वो स्टोरिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, एक होता है फाइनेंस, एक होता है रिस्क टेकिंग, ठीक है, ये आ जाता है। और जो टर्सरी होता है, टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में सारा बैंकिंग आ जाता है, ठीक है। तो मेन तो यही था, ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए प्रोक्योरमेंट मैंने कहा था, प्रोक्योरमेंट सबसे पहले हम करते हैं, सबसे इनिशियल स्टेज प्रोक्योरमेंट। ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टोरेज नहीं, बैंकिंग, तो आंसर हो जाएगा प्रोक्योरमेंट। सेकेंडरी फंक्शन के लिए बात करी, देखिए असेंबलिंग प्रोक्योरमेंट दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेडिंग और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग को छोड़ के जितने भी बीच का काम बचा सबका सब सेकेंडरी में आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन और ग्रेडिंग दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद टर्शरी जो है फंक्शन वो मार्केटिंग का क्या है, क्या उसमें असेंबलिंग आएगी, देखो असेंबलिंग नहीं आएगी, ये तो प्राइमरी में। ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी में। नन या फिर फाइनेंस, देखिए फाइनेंस मैंने बताया था आपको, फाइनेंस किस में था, सेकेंडरी में, तो नन आंसर होगा।
उसके बाद है फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड। फिजिकल फंक्शन देखिए, बैंकिंग होगा नहीं, ग्रेडिंग होगा बिल्कुल होगा, फाइनेंस होगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, तो आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग। उसके बाद है एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड। एक्सचेंज फंक्शन देखिए, प्रोसेसिंग में हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी को कुछ दे के कुछ ले रहे हैं नहीं, हमारा बस फिजिकल वर्क हो रहा है प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन में हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं नहीं, हम सेलिंग में एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उसको कुछ कमोडिटी दे रहे हैं या फिर हम उसको कुछ सर्विस दे रहे हैं, वो हमको उसके रिटर्न में कुछ कैपिटल दे रहा है या फिर कुछ और कमोडिटी दे रहा है, ठीक है। तो सेलिंग हो जाएगा एक्सचेंज फंक्शन का एग्जांपल। उसके बाद है फैसिलिटेटिव फंक्शन। अब देखिए, फैसिलिटेटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, फैसिलिटेटिव फंक्शन वो होते हैं जिनके बिना मार्केट चल तो सकती है, पर अगर वो फंक्शंस होंगे तो मार्केट और अच्छे से चलेगी। तो प्रोसेसिंग के बिना क्या चल सकती है? नहीं चल सकती। ग्रेडिंग के बिना नहीं चल सकती, और बाइंग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो फाइनेंसिंग ऐसी चीज़ है जो फैसिलिटेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रेडिंग नहीं करोगे तो कौन मार्केट में आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? अगर आप प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो आपका बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट जहां आप बेचना चाहते हो। उसके बाद है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की। इधर से देखिए, फाइनेंस में कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है? नहीं। क्या क्रिएटिंग डिमांड में कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है? नहीं। स्टोरेज में फिजिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है ओनरशिप मूवमेंट। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ये याद रखना कि ओनरशिप मूवमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इससे लिंक होके नहीं है, पर काम तो है ही ओनरशिप मूवमेंट में, ठीक है। अब देखिए, पैकेजिंग में ओनरशिप मूवमेंट का कुछ काम है? नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस, देखिए, क्या आपको लगता है नेगोशिएशन ऑफ प्राइस ओनरशिप मूवमेंट में आ सकता है? वैसे देखे तो नहीं आ सकता, पर हाँ, ओनरशिप मूवमेंट में नेगोशिएशन ऑफ प्राइस आता है, ठीक है। सुपरविजन ये क्या होता है? ये आता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किस में आता है? ये आता है फिजिकल में, पैकेजिंग भी फिजिकल में, ठीक है। उसके बाद है मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल में आ गया। रेंडरिंग एडवाइस ये आता है मार्केट मैनेजमेंट में। अब देखिए, डिटरमाइनिंग ऑफ नीड ये आता है ओनरशिप मूवमेंट में। फाइनेंसिंग किस में आता है? ये भी आता है ओनरशिप मूवमेंट में, ठीक है। तो रेंडरिंग एडवाइस ये आ जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। उसके बाद है होलसेलर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। होलसेलर इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते? असेंबलिंग बिल्कुल होलसेलर असेंबल करते हैं। सॉर्टिंग बिल्कुल सॉर्ट करते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि एडवांसिंग लोन, वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, पर अगर हम बात करें छोटे होलसेलर्स की जो कि विलेज लेवल से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने जो फार्मर हैं उनके, जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट में रहते हैं किसी तरह भी, वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं एट अ टाइम जब उनकी फसल या तो क्रॉप या फिर प्रोडक्ट उनका मार्केट में नहीं गया होता है, तब वो एक तरह से उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो एडवांसिंग लोन। उसके बाद एक कमीशन एजेंट अर्न देयर इनकम एज। अब देखो, कमीशन एजेंट है वो, मतलब साफ पता चल रहा है उसको कमीशन मिलेगी, तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब देखिए, परसेंट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड चार्ज ये नहीं होगा। परसेंट ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। कमीशन जो उसको मिलती है वो उसके ये नहीं मिलती है कि उसने कितना बेचा है, उसको इतना मिलता है कि उसको जितनी सेल हुई है, जितना प्राइस सेल हुआ है उस परसेंट का कुछ, ठीक है। जितने प्राइस पे सेल हुआ था उस प्राइस का कुछ परसेंट उसको मिलता है कमीशन एजेंट को। उसके बाद अब ब्रोकर्स की बात करते हैं। ब्रोकर्स तो एकदम कमीशन एजेंट से अलग ही चीज़ हो गया। ब्रोकर्स क्या होते हैं? इनकी कोई मतलब कोई फिजिकल
ओनरशिप नहीं होती है किसी भी कमोडिटी पे, ठीक है। ये सिर्फ बायर और सेलर को एक तरह से बस मिलवाते हैं, ये उनका कांटेक्ट करवाते हैं ब्रोकर, ठीक है, यही है। अ डिफर फ्रॉम कमीशन एजेंट, किस तरह से, क्या वो नॉट ओनिंग द कमोडिटी, ये तो है कि वो कमोडिटी नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद है सर्विस दे ऑफर, अब देखिए सर्विस ही बिल्कुल अलग है। जो कमीशन एजेंट है वो क्या करता है, उसका और इसका, इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग है। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर वैसे तो ये भी ब्रोकर भी फिजिकल ओनर नहीं होता है किसी कमोडिटी का, और ये भी ओनर नहीं होता है, पर इन दोनों के फंक्शन। कमीशन एजेंट, अब आज के टाइम में कमीशन एजेंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर ब्रोकर्स की जो ग्रेन जो मार्केट होती है उनमें इनकी नंबर्स ऑफ ब्रोकर्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट उनकी बोली लगती है और उनमें कमीशन एजेंट काम आते हैं, ब्रोकर्स का नहीं होता है। रिस्क टेकिंग इज़ अ फंक्शन। अब देखिए हमने मिडलमैन, कितने टाइप के मिडलमैन पढ़े, देखिए मर्चेंट मिडलमैन है, सेक्युलर मिडलमैन है, एजेंट मिडलमैन है, अलग तो एक ब्रोकर हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है। तो एजेंट मिडलमैन कोई रिस्क नहीं लेता है, उसको क्या रिस्क है, वो सिर्फ एक एजेंट है। मर्चेंट मिडलमैन, देखिए मर्चेंट मिडलमैन कुछ हद तक रिस्क है, क्योंकि वो क्या होता है, वो ओनर होता है कि उस कमोडिटी का जो उसने खरीद ली है, वो ये नहीं है किसी का मतलब बस बायर और सेलर को मिलवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मर्चेंट मिडलमैन है, वो कमोडिटी को खरीदता है, उसकी ओनरशिप लेता है और फिर उसको सेल करता है। पर जो सेक्युलर मिडलमैन होता है, ये तो खास यही काम करता है, ये नहीं होता कि ये यूजुअली यही खरीदता और बेचता है, यूजुअल नहीं है। ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा टाइम होता है जब ये कुछ कमोडिटी को बाय करता है और नेक्स्ट सीजन का वेट करता है जब उसका प्राइस हाइक होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से रिस्क लेता है सेक्युलर मिडलमैन, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग फंक्शन सेक्युलर मिडलमैन का होगा। उसके बाद पिक द ओड मैन आउट ऑफ द, देखिए जो FCI है, CWC है, स्पाइस बोर्ड है, ये सारी की सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर एजेंसी जो भी बोल लीजिए, ये है नेशनल लेवल की। और एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशन का। तो अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। देखिए ग्रोथ इन प्रोड्यूसर सरप्लस डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, अगर प्रोड्यूसर सरप्लस में ग्रोथ हुई है तो उससे क्या होगा, उससे मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा और उसी से मार्केटिंग सरप्लस बढ़ जाएगा। जब मार्केटिंग सरप्लस इंप्रूव होगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी। चाहे हम एक्सपोर्ट करें, चाहे हम कैसे भी बाय और सेल करें, इकोनॉमी तो इंक्रीज होगी। उसके बाद है मिनिमाइजिंग द प्राइस फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। बिल्कुल ठीक है, अगर हमें मार्केटेबल सरप्लस का पता होगा, उसकी नॉलेज होगी, तो हम उसके हिसाब से ही मार्केट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जिससे फ्लक्चुएशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ कंट्री डिज़ाइन बेस्ड ऑन द मार्केटेबल सरप्लस। देखिए ऐसा एक्सपेक्टेड इन द कंट्री, ठीक है, यही होता है कि ऐसा तो नहीं होता कि आज प्रोडक्शन हुई है और हम कल उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू या फिर क्वांटिटी तय करेंगे, ठीक है। जब हमें मार्केटेबल सरप्लस मतलब मार्केट में कितनी कमोडिटी, कितना बल्क आने वाला है, इस चीज़ का हमें पता होगा, तभी जाके हम उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बना पाएंगे कि इस ईयर हमने इतना इस कंट्री को भेजना है और
और उसका प्राइस ये रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसीज़ होती है, तो उसके लिए मार्केटेबल सरप्लस का नॉलेज होना ज़रूरी है। हायर द राइस प्राइस इन द मार्केट, मोर विल बी द सप्लाई ऑफ पैडी टू द मार्केट बाय द फार्मर। ये गलत है। देखिए नॉर्थ इंडिया में तो सब वीट खाते हैं वैसे तो बात करें, पर हम साउथ इंडिया को ऐसे ये इग्नोर नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में राइस अपने वीट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम बोल सकते हैं कि अगर राइस का प्राइस ज़्यादा होता है तो जो फार्मर होगा वो राइस को कम ही सेल करेगा, क्योंकि उसको एक फिक्स अमाउंट की ज़रूरत होती है अपना खर्च करने के लिए, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा के रख सकता है कि कब सेल करे, तो एट ए टाइम नहीं सेल करेगा पूरा। एजेंट मिडलमैन, देखिए डू नॉट टेक द टाइटल ऑफ द प्रोड्यूस, बिल्कुल मैंने यही बताया था। एजेंट मिडलमैन टाइटल नहीं लेता है प्रोड्यूस का। इसका मतलब क्या है कि वो ओनरशिप नहीं लेता है। ओनरशिप नहीं लेता है मतलब वो किसी भी कमोडिटी को खरीदता नहीं है। उसके बाद है ब्रोकर्स डू नॉट टेक द टाइटल ऑफ द प्रोड्यूस, ये भी बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, तो ये भी ठीक है और इसका भी यही मतलब है। उसके बाद है प्रोसेसर्स प्ले अ डोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर मार्केट इन डेवलपमेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कमीशन एजेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऋतु बाजार इन इंडिया। देखिए मैंने एक बात कही थी वो फिर से यहीं घूम फिर के आ गई है कि जो कमीशन एजेंट है वो अब जो रेगुलेटेड मार्केट ही चल रही है, या फिर ये तो ऋतु बाजार एग्जाम्पल है डायरेक्ट मार्केट का, ठीक है। कहीं क्वेश्चन आए तो समझ लेना। डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, ये जो कमीशन एजेंट है ये नहीं होते हैं, या फिर जो हम कहें मिडलमैन नहीं होते। इनमें डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर ही कंज्यूमर को सेल कर देता है। इसमें मिडलमैन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया कि कमीशन एजेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर परफॉर्मेंस करता है ऋतु बाजार में, ठीक है। ये तो होते ही नहीं, तो पार्ट कहाँ से निभाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी अलाउ अनलिमिटेड सपोर्ट टू एक्टिविटीज़ सच एज, ये क्या करती है, पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल भी करती है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस, बिल्कुल ठीक है। डोमेस्टिक फूड एड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप ये पढ़िए और ये पढ़िए, बस इस टॉपिक से इतना ही काफ़ी है। अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए CCI 1970, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 1970। कॉटन कॉरपोरेशन का इंडिया कब आया था, 1970 में आया था। ये क्वेश्चन आपको आगे फिर से मिल जाएगा, रिपीट हो गया गलती से। उसके बाद है कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया एक्सेप्ट। कोऑपरेटिव मार्केट, देखिए हमने कोऑपरेटिव मार्केट जो अमूल तो एक ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अमूल के ही केस में कोऑपरेटिव मार्केट चली है, अगर हम फूड के केस में कहें तो, और किसी के केस में इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है, ठीक है। तो वो मिल्क के केस में। क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज एंश्योर्ड बाय एग मार्क, बिल्कुल। AG मतलब एग्रीकल्चर और मार्क मतलब मार्क, ठीक है, एग मार्क। उसके बाद है इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय, देखिए इकोमार्क, WTO, ये सब नेशनल है और इंटरनेशनल ओडेक्स है। ये बस एक एग्जांपल है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965, FCI, ठीक है। तो CCI और FCI दोनों पता चल गया 1970 और 1965। यह है CCI और ये है FCI, याद रखिएगा एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके बाद है बफर स्टॉक ऑपरेशन डज नॉट एंश्योर, देखिए बफर स्टॉक, प्राइस फॉल, प्राइस स्टेबलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज।
बफर स्टॉक प्राइस फॉल को भी अब देखिए बफर ही बोल दिया तो मतलब वो मेंटेन कर देगा सब कुछ, ठीक है। और जब वो बफर स्टॉक है ही इससे रिलेटेड तो प्राइस फॉल को भी वो मेंटेन कर देगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन कर देगा, फूड सिक्योरिटी कर देगा। तो नन ऑफ दीज आंसर होगी, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं इंश्योर करेगा। बिल्डिंग बफर स्टॉक इज पॉसिबल बाय डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, करते ही हैं वो तो। इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, जैसे लास्ट ईयर अनियन के लिए हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोथ हेवी, तो बोथ हेवी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग कम्स अंडर विच काइंड ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। देखिए प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया था, जो इनिशियल स्टेप है, इनिशियल स्टेप्स वो किस में होगा, प्राइमरी में। और जो बिल्कुल मिड और फाइनल वो भी कहाँ पे होगा, वो भी प्राइमरी में होगा। तो आप देखिए, खुद देखिए, प्रोक्योरमेंट क्या है, इनिशियल, प्रोसेसिंग क्या है, बिल्कुल मिड, तो ये किस में होगा, ऑफ कोर्स प्राइमरी में। उसके बाद है क्रिएटिंग डिमांड मार्केटिंग फंक्शन। क्रिएटिंग डिमांड मार्केटिंग फंक्शन कम्स अंडर विच काइंड ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। क्रिएटिंग डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इसमें आएगा, टर्चरी में भी नहीं आएगा, मार्केट मैनेजमेंट में नहीं आएगा, ये होगा ओनरशिप मूवमेंट के अंदर। डिमांड क्रिएट करके ओनरशिप चेंज करना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई लिंक बनता ही नहीं है अगर हम ओपनली सोच रहे हैं बस नॉर्मली कि क्रिएटिंग डिमांड मार्केटिंग फंक्शन, ये किसके अंदर आएगा, क्या वो ओनरशिप मूवमेंट के अंदर आएगा, ऐसे सोच नहीं सकते, पर आएगा ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन के अंदर ही। उसके बाद है फाइनेंसिंग इज अ फंक्शन ऑफ विच काइंड ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। देखिए फाइनेंसिंग प्राइमरी में नहीं आ रहा, टर्शियरी में भी नहीं आ रहा, क्योंकि फाइनेंसिंग सेकेंडरी में आता है पहली बात तो, और उसके बाद आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, या तो सेकेंडरी में आएगा या फिर आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मर्चेंट मिडलमैन। देखिए मैं बता दूं मर्चेंट मिडलमैन कौन होता है, जो कि कमोडिटी को बाय करता है और फिर उसके बाद सेल करता है, ठीक है। तो होलसेलर ऑफ कोर्स ये भी बाय करते हैं, रिटेलर ये भी करते हैं, इंटेनिरेंट ट्रेडर जिनको विलेज मर्चेंट बोलते हैं, ये कौन से मर्चेंट होते हैं, ये होते हैं कि विलेज रिटेलर से बड़े होते हैं और एक होलसेलर से छोटे होते हैं, ये होते हैं ये। और मैशखोर ये भी ऐसे ही होते हैं, ये भी एक तरह के मर्चेंट होलसेलर ही हैं। तो याद रखिए कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ना हो, क्योंकि ये सारे के सारे मर्चेंट मिडलमैन के एग्जाम्पल हैं। 4 थे, 4 के 4 मैंने कवर कर दिए हैं, अच्छे से याद रखो। मर्चेंट मिडलमैन के एग्जाम्पल है होलसेलर, रिटेलर, इंटीनिरेंट ट्रेडर, विलेज मर्चेंट और मैशखोर। उसके बाद है इन रेगुलेटेड मार्केट कमीशन एजेंट एग्जिस्ट अंडर अ नेम ऑफ। देखिए ये एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ था कि कमीशन एजेंट किस में, रेगुलेटेड मार्केट में किस नाम से फेमस है, तो वो है अपना ए क्लास ट्रेडर, ठीक है। विच काइंड ऑफ मिडलमैन आर स्पेशलाइज्ड इन रिस्क टेकिंग। सॉरी एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, ये आएगा अपना स्पेक्यूलेटिव मिडलमैन, ये रिस्क टेकिंग के लिए स्पेक्यूलेटिव या फिर स्पेक्यूलर मिडलमैन, ठीक है, सेम ही बात है, यही है। उसके बाद है द रेट एट विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सपेंड डिटरमाइंस द पेस ऑफ। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रहा है, इससे क्या पता चलेगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पता चलेगा या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पता चलेगा, मतलब पहले क्या पता चलेगा डायरेक्टली, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। द ग्रोथ इन द मार्केटेबल सरप्लस डिटरमाइंस द पेस ऑफ। अब देखिए मार्केटेबल सरप्लस, पहला पॉइंट था कि प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरा पॉइंट है कि मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा, तो जब मार्केटेबल सरप्लस तो वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे जाएगा।
द सिचुएशन ऑफ सेलिंग मोर मार्केटेबल सरप्लस मोर देन मार्केटेबल सरप्लस, मतलब जितना उसको सेल करना था उसको उससे ज़्यादा सेल करना पड़ रहा है, तो वो होगा क्या, वो स्ट्रेस सेल होगा, नहीं, वो होगा डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल को एक और नाम बोलते हैं फोर्स सेल, ठीक है। उसके बाद है विच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट मार्केटेबल सरप्लस, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड नहीं करेगा या फिर इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा कि मार्केट में हमें कितनी कमोडिटी लेके जानी है। तो देखिए कंजप्शन हैबिट, अगर किसी फैमिली की एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कंजप्शन ज़्यादा है तो ये तो डिपेंड करेगा हिसाब। साइज़ ऑफ होल्डिंग, अगर किसी के पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है तो ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितना लेके जाएगा मार्केट में। फैमिली साइज़, ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितना कंज्यूम करेंगे। उसके बाद डिमांड इन मार्केट, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पहले अपनी फैमिली देखेगा, अपना कंजप्शन देखेगा, उसको कितना बिल पे करना है, किस तरह की कॉस्ट पे करनी है, कितना उसका खर्चा है आने वाले टाइम में, उसके अकॉर्डिंग वो तय करेगा। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन द प्राइस कमोडिटी एंड मार्केटेबल सरप्लस, प्राइस ऑफ कमोडिटी और मार्केटेबल सरप्लस, तो वो इनवर्स और डायरेक्ट दोनों होता है। कई बार क्या होता है, जैसे जो लार्ज फार्मर होते हैं, जो बिग जो वेल सेटल्ड फार्मर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कम सेल करे वो भी चलता है, पर जो स्मॉल फार्मर है उसको अपना वो स्टॉक नहीं रख सकता, क्योंकि ना तो उसके पास स्टोरेज है और ना ही उसके पास एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है, तो उसको तो सेल करनी पड़ती। तो ये दोनों, ये देखो, ये जो वेल डेवलप्ड फार्मर है वो अगर प्राइस ज़्यादा भी हुआ तो भी वो कम ही सेल करेंगे, तो ये हो जाएगा इनवर्स। अगर एक स्मॉल फार्मर है, अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा सेल करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता, वो आगे रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो डायरेक्ट सेल कर देगा और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट अपनी मंडी। देखिए अपनी मंडी क्या है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल है। डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केट, सॉरी हाथ दर्द करने लग गया पेंसिल से। उसके बाद है अपनी मंडी पहली कहाँ पे, क्या वो एपी में थी, क्या वो एमपी में थी, क्या वो पंजाब चंडीगढ़ में थी, हरियाणा में थी, तो वो चंडीगढ़ में थी और वो पंजाब बोर्ड ने एस्टेब्लिश करवाई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अपनी मंडी स्टार्टेड इन, पहली अपनी मंडी कब स्टार्ट हुई थी, वो 1957 में, मैंने बताया चंडीगढ़ में, और वो भी पंजाब बोर्ड ने करवाई थी। उसके बाद हरदासपुर। देखिए हरदासपुर, नाम से धोखा मत खाइए, गुरदासपुर, हरदासपुर, पंजाब, ये मत चले जाना, ठीक है, नाम से धोखा खा के पंजाब पे टिक मत लगा देना, पंजाब नहीं होगा, तो ये पुणे होगा। हरदासपुर वेजिटेबल मार्केट होगा पुणे में। उसके बाद रीतु बाजार, रीतु बाजार अपने एपी से है। उसके बाद है उजावर मंडी, ये है अपना तमिलनाडु। उसके बाद है कृषक बाजार, ये अपना उड़ीसा में, ठीक है। मॉडर्न रिटेल स्टोर्स, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न रिटेल स्टोर आर गुड एग्जांपल ऑफ, किस टाइप की इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का एग्जांपल है मॉडर्न रिटेल स्टोर्स, ठीक है, तो वो है बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब देखिए जो हॉरिजेंटल होता है वो क्या करते हैं, हॉरिजेंटल क्या होते हैं, वो सेम काम का, सेम वर्क का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जो सेम कंपनीज है, सेम वर्क करने वाली कंपनीज के साथ इंटीग्रेशन कर लिया तो वो हो जाएगा हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। अगर कोई
प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने साथ वाले प्रोडक्शन वालों के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हो जाएगा हॉरिजेंटल। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है और वो प्रोसेसिंग कंपनी के साथ, एजेंसी के साथ टाई अप कर लेता है तो वो हो जाएगा वर्टिकल। तो आजकल जो रिटेलर्स हैं ना, मॉडर्न रिटेलर, वो क्या करते हैं, वो एक तो एक साथ मिल के भी कर लेते हैं कि काफ़ी सारे रिटेलर एक साथ आ गए और वो बल्क में सेल कर रहे हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो रिटेलर हैं वो प्रोडक्शन में भी खुद ही प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, या फिर खुद ही उनकी प्रोसेसिंग भी कर ले रहे हैं, मतलब दूसरी फील्ड का भी कर रहे हैं, तो उससे वो वर्टिकल में भी चले जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के दोनों का एक अच्छा एग्जांपल है मॉडर्न रिटेलर स्टोर, ठीक है। इन केस ऑफ पेरिशेबल फार्म, अब देखिए पेरिशेबल फार्म कमोडिटी की बात कर रहे हैं। विच मेथड इज बेस्ट फॉर कंप्यूटेट द मार्केटिंग मार्जिन और कॉस्ट। मार्केटिंग मार्जिन और कॉस्ट क्या होता है, जो फार्मर को जो प्राइस मिला है, ठीक है, और जो कंज्यूमर ने जो पे किया है, कंज्यूमर ने जो पे किया है माइनस फार्मर को जो प्राइस मिला है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग मार्जिन। मतलब जो मार्केट में रह गया है, मार्केट में जो मनी रह गई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं मार्केटिंग मार्जिन। अब एक ऐसी कमोडिटी जो कि पेरिशेबल है, जैसे हमें जो फ्रूट कह दो, फ्रूट हमने एग्जांपल ले लिया, फ्रूट का एग्जांपल ले लिया और बोलते हैं कि फ्रूट के केस में हम मार्केटिंग मार्जिन निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो लोट मेथड है। लोट मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक पूरा लोट के ऊपर एक तरह से ये लगा लो कि टैग लगा देते हैं कि ये लोट यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, और इस प्रोसेस के बीच में इतना इतना उसको स्पेंड करना पड़ा है मनी इसके ऊपर। तो उस चीज़ को देख के हम लोट के मेथड से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो क्विक सेल होने वाली कमोडिटी है, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो हम लोट मेथड से आसानी से कर सकते हैं कि ये लोट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब ध्यान हम रख सकते हैं। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्टोर होके रहती है, बहुत दिनों तक एक जगह ही रखी रहती है, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोट कब कहाँ जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। उसके बाद है कमोडिटी विच रिक्वायर प्रोसेसिंग। अब देखिए जिनको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे पैडी से अगर हम पोहा बना लेते हैं, ऑयल सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हम इसको लोट मेथड से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। प्रोसेसिंग हो चुकी है तो हम उसको ऐसे एक तरह से कैप्चर नहीं कर सकते कि वो इस पॉइंट पे वो कहाँ पे है, तो लोट मेथड गलत हो गया। सम ऑफ द एवरेज ग्रोस मार्जिन मेथड। मतलब एक बार पूरा एक यहाँ से ये यहाँ तक चला गया और उसके बाद यहाँ पे खर्चा हुआ, यहाँ पे इसका मार्जिन निकाल लिया है, तो ये मेथड भी इसके लिए सूटेबल नहीं है परफेक्टली। इसके लिए है कि वो हर एक लेवल पे देखे कि यहाँ से यहाँ गया है तो इतना कम, इतना प्राइस लगा, यहाँ से यहाँ गया तो इतना प्राइस लगा। ये मेथड सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको। उसके बाद है कमोडिटी जिसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी यही मेथड ही अच्छा है, ठीक है, सक्सेसिव मेथड। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन द मार्केटिंग मार्जिन एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। देखिए एक मार्केटिंग मार्जिन मतलब मार्केट में कितना पैसा बच गया, मार्केटिंग एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंटली वो प्राइस यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो है इन्वर्स है, हमेशा इन्वर्स होता है। उसके बाद है अ फ्लोर मिल ओपनिंग इट्स रिटेल आउटलेट। देखिए फ्लोर मिल, उसने क्या बनाया, आटा बनाया और उसने अपना ही आउटलेट खोल दिया, तो उसने आगे की तरफ मूवमेंट की, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर यही फ्लोर मिल क्या करती, प्रोक्योरमेंट शुरू कर देती, प्रोक्योरमेंट, तो ये कौन सा हो जाता, ये हो जाता बैकवर्ड। अब क्वेश्चन है पेप्सिको कंपनी एंगेजेस इन टोमेटो प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स इज मतलब ये किस टाइप की इंटीग्रेशन होगी। अगर पेप्सिको कंपनी टोमेटो प्रोक्योरमेंट करने लग जाए
डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर से, ठीक है। तो हमें पता है पेप्सिको ये नहीं है कि सिर्फ वो पेप्सी बनाती है या फिर ये बिवरेजेस ही बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ही बनाती है। ये जो कुरकुरे है या फिर लेज़ है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी पेप्सिको कंपनी के ही हैं। तो अब वो उनको उसमें टोमेटो की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए अगर वो टोमेटो प्रोक्योर कर रही है तो उससे जो इंटीग्रेशन होगी वो वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी, या तो वो फॉरवर्ड होगी या वो बैकवर्ड होगी। अब देखिए फॉरवर्ड हो नहीं सकती क्योंकि प्रोक्योरमेंट कर रही है, इसलिए वो होगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और बैकवर्ड ऑप्शन दिया नहीं है तो हमारा सही ऑप्शन होगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। कैलकुलेटिंग मार्केटिंग मार्जिन एंड कॉस्ट इन फ्रेश फ्रूट मार्केटिंग इज मीनिंगफुल व्हेन वन फॉलोज, ठीक है। मार्केटिंग मार्जिन हमने कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट की बात हुई है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट की बात आती, मैंने अभी फ्रूट का एग्जांपल लेके बताया था कि लोट मेथड आएगा। फार्मर शेयर इन कंज्यूमर रूपी विल बी द लीस्ट, देखिए फार्मर शेयर इन कंज्यूमर रूपी। अब देखिए कंज्यूमर ने कुछ पैसे दिए हैं एक कमोडिटी को खरीद कर, ठीक है। ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें फार्मर्स को उस कंज्यूमर रूपी में से लीस्ट मतलब बहुत सबसे कम पैसे मिलेंगे? क्या वो ग्राम है? नहीं। क्या वो कॉटन है? कॉटन में हो सकता है। पहले ये देखते हैं राइस, क्या वो राइस है? मिल्क है? मिल्क में तो फार्मर जितने बेचता है उतने में बिकता है, माइनर प्लस माइनस हो जाता है उसमें, ठीक है। राइस में क्या होता है? राइस में भी ऐसा ही है, मिल्क की तरह ही प्लस माइनस हल्का सा हो जाता है। ग्राम में क्या है, हल्की सी अगर पॉलिशिंग भी हो रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्लस हो जाएगा। पर जो कॉटन है, अब देखिए कॉटन का क्या सीन है, कॉटन की होती है प्रोसेसिंग। कॉटन से कॉटन की क्या होगी, पहले उसके मतलब धागे बनेंगे, ठीक है। अब धागे कहाँ जाएंगे? टेक्सटाइल कंपनी में जाएंगे, टेक्सटाइल कंपनी में उनके गारमेंट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब 2-3 प्रोसेसिंग के फेजेस से निकलेगा तो उसमें प्राइस हाइक हो जाएगा ज़्यादा। और जो रो प्रोडक्ट था उसका प्राइस क्या था? उसका बहुत कम था। तो यही वो केस है जिसके अंदर फार्मर्स को शेयर कंज्यूमर रूपी में बहुत कम होगा। प्राइस स्प्रेड विल बी लीस्ट इन, मतलब लीस्ट मतलब बहुत कम, प्राइस स्प्रेड मतलब जो कंज्यूमर ने जो पे किया है माइनस फार्मर्स को जो प्राइस मिला है, ठीक है, वो होता है इसका जो डिफरेंस आएगा इक्वल टू प्राइस स्प्रेड, ठीक है। अब प्राइस स्प्रेड लीस्ट किस केस में होगा? राइस में, मिल्क में, ग्रीन लीव्स में, कोकोनट में। देखिए मिल्क में भी कुछ हो सकता है, राइस में भी हो सकता है, कोकोनट में तो होगा ही होगा। अब देख ग्रीन लीव्स जो वेजिटेबल होती है ये आज के टाइम में ग्रीन लीफ वेजिटेबल ही ऐसी है जो जितना फार्मर्स उसको मार्केट में सेल करता है उससे थोड़ा सा ही ऊपर होके बिकती है। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल इनके कंपेयर में ज़्यादा उसमें प्राइस स्प्रेड कम होगा। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, फिर से आ गए हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन एनहेंसेस स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर ट्रेड। नहीं भैया, अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज की बात हो गई, नेक्स्ट स्टेज की, ठीक है। अगर हम हॉरिजेंटल की बात कहते तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता। उसके बाद है एंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन। बिल्कुल, अगर हम कॉन्ग्लोमरेशन में होता क्या है, मैं आपको तब बताना भूल गया था। कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होता है, अगर एक कंपनी है वो अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड करती है, टेक्सटाइल से का काम कर रही है, पर अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करने लगी है, आ नहीं गई प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, और अगर उसने फिर उसके बाद मीट भी शुरू कर दिया, मीट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, इस तरह से मतलब उसने एक डाइवर्सिफिकेशन, एक डाइवर्स वे में उसने अलग अलग कमोडिटीज़ का मार्केटिंग शुरू की है, तो उसको कहेंगे कॉन्ग्लोमरेशन। तो वो एंटरप्राइजेज डाइवर्सिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन। बिल्कुल ठीक है। प्राइसिंग एफिशिएंसी इज बेनिफिशियल टू बोथ ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। मार्केटिंग एफिशिएंसी इज एनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी। बिल्कुल,
मार्केटिंग एफिशिएंसी बढ़ानी है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा दो और एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़ा दो, अपने आप बढ़ जाएगी। मार्जिन अर्न बाय इंटरमीडियरीज इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस स्प्रेड, गलत है, बल्कि प्राइस स्प्रेड ही वही होता है जो इंटरमीडियरीज में बढ़ता है, जो प्राइस। मार्केटिंग कॉस्ट incurred by intermediaries forms part of price spread, यही देखे बताया ना, ठीक हो गया। उसके बाद concurrent marketing margin method does not take into account the time that elapse between the purchase and sale of the produce, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रू है कि जो concurrent marketing margin कैलकुलेट करने का मेथड है ना, वो ये नहीं एक्सेप्ट करता या फिर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि एक कमोडिटी को प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको इससे मैटर ही नहीं है। वो बस ये देखता है कि यहाँ से यहाँ गया है, वो ये नहीं देखता, इसके अंदर हम ये चीज़ इंश्योर नहीं करते कि वो इतने टाइम में गया है, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि अगर टाइम को भी देखेंगे तो टाइम के उससे टाइम यूटिलिटी आ जाती है कि एक टाइम पे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्राइस ज़्यादा होता है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलता है। उसके बाद है लैग्ड मार्जिन, ठीक है मेथड, कंसीडर द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर इन सेम स्टेज ऑफ मार्केटिंग, गलत, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस पे करता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, अब जो बनी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1972 में, ठीक है, ये बनी थी जो 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर प्लान 1972 से 1981 वाले में। उसके बाद है गेट, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके बाद गेट टुक इन इफेक्ट इन, कब आया था, 1948 में, जब देश आज़ाद हुआ उससे 1 साल बाद ही आ गया था। WTO बिगेन्स फंक्शनिंग इन 1995, ये बहुत लेट आया था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी वुड इंक्रीज इट्स, अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर देंगे तो उससे क्या इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होगा, और क्या इंक्रीज होगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी was initiated in year 1991. Trade liberalization in India resulted in increased share of agricultural and allied product in total export earning, increase in absolute value of total export, बिल्कुल। जब ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल मतलब सहज हो गया था, मतलब थोड़ा आसान हो गया था, कुछ ऐसा कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ गई थी अपनी। पिक द ओड वन आउट, ये वही क्वेश्चन है, नाफेड इसका आंसर आ जाएगा। टैरिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स इज रिलेटेड टू, टैरिफ है वो एक तरह से बैरियर का काम करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए। अगर हम टैरिफिकेशन करते हैं, टैरिफ हटा देंगे तो मार्केट का एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है AOA अलाउस अनलिमिटेड सपोर्ट, तो इसके ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। पेस्ट, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, डोमेस्टिक फूड। नाफेड, उसके बाद है नाफेड डील्स विद, देखिए नाफेड प्रोक्योरमेंट से भी डील करता है, प्रोसेसिंग में भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी करता है। तो नाफेड होगा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1958 में 2 अक्टूबर 1958 में आया था। अब इसके ये सारे काम है प्रोक्योरमेंट। हेड ऑफिस ऑफ नाफेड इट एट दिल्ली। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेट वेयर हाउस वॉज सेटअप इन, बिहार में हुआ था, ये देखिए, ना दिल्ली में, ना हरियाणा में, ना पंजाब में, ये हुआ था बिहार में। उसके बाद है NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेटअप इन 1963। ट्राइफेड, ये होता है जो वो ट्राइबल्स होते हैं ना उनके लिए, इसका एग्जांपल 1987। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये है 1965। देखिए
और NDDB, दोनों ही 1965 है। उसके बाद है टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज है ना उनमें होता है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 30 to 50, इससे कम। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कब हुआ था? CWC, ये है CWC, ये है 1957। और आपने देखा था कि 1958 में क्या हुआ था? नाफेड। इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, इनको रिवाइज करें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पहले ही मोनिका टिकरिया मैम ने अपलोड कर दिया है हमारे इसी एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पे। अगर आप उसका एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।